देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज एक टॉपिक स्टार्ट किया है हम लोगों ने। वो टॉपिक है मेरा प्यारा बच्चा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा टॉपिक है, दोनों टॉपिक आपको समझने में आसान लगेंगे, कोई कठिन नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोनों टॉपिक में से आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें से वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्यारा बेटा, तो मैं जो ये मैटर होता था उस मैटर के अंदर डुअल नेचर तो होता ही होता है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक बार और डुअल नेचर पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पढ़ाया था। वहां मैंने सिखाया था कि जितने भी ईएमआर होते हैं, जो नए बच्चे हैं जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं की है, मैं उनको बता दूं कि ईएमआर का मतलब होता है रेडिएशंस जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइट। तो वहां पर हमने लाइट के डुअल नेचर की बात की थी, डुअल नेचर की हिस्ट्री पूरी बताई थी, कैसे डुअल नेचर बना का क्या कहानी थी। यहां पर डुअल नेचर मतलब वो ये कहता है कि केवल लाइट के अंदर ही डुअल नेचर नहीं है। वहां पर लाइट के अंदर डुअल नेचर में कौन कौन से दो नेचर आ रहे थे, उम्मीद है किसी को पता होगा। चलिए मैं याद भी दिला देता हूं। वहां पर डुअल नेचर जो हो रहा था, उस डुअल नेचर में एक आ रहा था जिसे हम लोग बोल रहे थे पार्टिकल नेचर, और एक आ रहा था जिसे हम लोग बोल रहे थे किस नाम से, वेव नेचर। ठीक, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर यह बोला गया कि जितने भी रेडिएशंस होते थे वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो वेव से मिलके बनते हैं, या वेव नेचर भी उनके अंदर होता है। वही सेम कहानी यहां पर भी बोला गया। क्या बोला गया कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर देखते हो, सर व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सराउंडिंग में जो कुछ भी देख लो, कॉपी किताब कलम डस्टर मकान बेड कुछ भी, सब कुछ जो होता है उसके अंदर डुअल बिहेवियर होगा। डुअल बिहेवियर का मतलब उसके अंदर वेव नेचर भी होगा और वो पार्टिकल नेचर भी होगा। आप कहोगे सर हमें पार्टिकल नेचर तो थोड़ा समझ में आ रहा है, आप हमको आज ये समझाओ कि ये एक मगर मैटर है और ये मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से कंसिस्ट हुआ है या उसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये चीज तो थोड़ा हमको समझ में आ रही है, ऐसा आइडिया लगभग लगभग समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर वेव नेचर है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर वेव नेचर होता तो मतलब वेव की तरीके से चलता। मैटर के अंदर तो वेव नेचर नहीं देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता तो हम जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं वो टेबल भी वेव की तरीके से चल रही होती। वेव नेचर का यही तो मतलब निकल के आया कि वो भी वेव की तरीके से प्रोपगेट कर रहा होता। लेकिन हमें दिखता है कि सारी चीजें स्टेशनरी हैं, कोई वेव की तरीके से प्रोपगेशन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं हमें दिखता है। तो इस चीज को थोड़ा सा सुधारा जाएगा। क्या सुधारा जाएगा, कहा जाएगा कि डुअल नेचर जो होता है वो हर मैटर के अंदर होता है, होता तो हर मैटर के अंदर है, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जर्वेबल है, जो अप्लीकेबल है, जो दिखने लायक है, जो जिसका हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है, वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैटर के अंदर कोई भी तुम अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज देख रहे हो उसके अंदर वेव नेचर नहीं है, सबके अंदर वेव नेचर है। लेकिन वो वेव नेचर ऑब्जर्वेबल कंडीशन में आना, या उसके सिग्निफिकेंस की बात करूं, या वो अप्लीकेबल कॉन्सेप्ट लग पाए वेव नेचर का, वो केवल माइक्रोस्कोपिक पे ही अप्लाई हो पाता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो आंखों से ना दिख पाए, 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, बहुत स्मॉल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं उन पे ये डुअल बिहेवियर बहुत अच्छे से काम करता है, होता सब में है। तो पहली बात, ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझने वाली बात है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मतलब, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कोई पूछे कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर किसने दिया, तो आप कहोगे कि जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो था वो डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने क्या दिया था, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, अब जब इन्होंने डुअल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया तो हमको पता चल गया कि हर मैटर के अंदर दोनों नेचर होते हैं। लेकिन फिर सर आपने ये समझाया कि केवल माइक्रोस्कोपिक पे ही होता है, केवल माइक्रो पे नहीं होता है, तो क्यों? तो अगर मैं उसको स्टेटमेंट की भाषा में बोलूं तो देखो स्टेटमेंट लिखा है कि मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं उनके अंदर भी वेव नेचर होता है, लेकिन ये टू स्मॉल, ये इतना स्मॉल होता है, ये इतना स्मॉल होता है कि वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होता है।
मैं इसको थोड़ा प्रूफ करके भी दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे समझ में आ जाए। उसके लिए पहले हम उसके फॉर्मूले पे आते हैं, तब मैं इस चीज को प्रूफ भी करूंगा। मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा कि माइक्रो पे ऑब्जर्वेबल है, मैक्रो पे क्यों नहीं दिखता है, अगर है वेव नेचर तो दिखता क्यों नहीं माइक्रो पे, तो इस चीज पे भी हम आएंगे। फिर यहां पर डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर होते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर होते हैं इनके अंदर भी वेव होती है या वेव नेचर होता है, उसको उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज नोन एज मैटर वेव। अब दो तरीके की वेव हो गई, एक ईएमआर और एक मैटर वेव। मैं दोनों में अगर छोटा छोटा अंतर बोलूं तो ईएमआर लाइट की स्पीड से चलता था, बात नंबर एक, मैटर वेव लाइट की स्पीड से नहीं चलता है। ऐसे कई सारे अंतर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ईएमआर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं, मैटर वेव के अंदर ऐसे कंपोनेंट नहीं होते हैं। मतलब हर मैटर के साथ, मैं अगर इस पेंटैप की बात करूं तो इसके अंदर भी क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, वेव नेचर होगा। पार्टिकल नेचर तो है ही, प्लस वेव नेचर इसके अंदर भी है, लेकिन बहुत कम है इसलिए दिख नहीं रहा है। और मैटर के साथ, इस मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको मैटर वेव बोलेंगे। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो भी मैटर के साथ वेव एसोसिएट होती है, मींस बोले तो मैटर वेव, हम अगर उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दिया। फॉर्मूला क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसको लैम्डा बोला। लैम्डा का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या दिया, लैम्डा बराबर, उन्होंने फॉर्मूला दिया h/p। सर यहां पर p क्या हो गया, p का मतलब होता है मोमेंटम, शायद कभी पढ़ा हो आपने, इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम, पहली बात नंबर एक। अब अगर हम यहां पर, चूंकि मोमेंटम का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मैं इस फॉर्मूले को ओपन भी कर सकता हूं। यहाँ पे m क्या है, m मास हो जाएगा। किसका मास हो जाएगा, मास ऑफ द मैटर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, उसका मास हो जाएगा। v यहाँ पर क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगा उस मैटर की, वो जो वेव है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव। अगर माना कोई मैटर वेव की वेलोसिटी पूछे तो मतलब यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv। देखिए सारे फॉर्मूले एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्मूला लगे वो यूज करना पड़ेगा। यहीं पे लैम्डा इक्वल टू h/√2mk, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। m तो वही मास हो गया, यहां पर सर k क्या हो गया, तो k यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मैं भी फॉर्मूले प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, आप परेशान मत हो, कहां से आए ये भी बताऊंगा। इसी में अगर मैं चार्ज की बात करूं, कोई चार्ज, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चार्ज किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हो तो वो भी वेव की तरीके से प्रोपगेट करता है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया, लैम्डा इक्वल टू √2mqv। q का मतलब चार्ज और v यहां पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। q यहां पर क्या हो गया, चार्ज, और v यहां पर अब बड़ा वाला जो v है वो क्या हो गया यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये सामने, तुम्हारे सामने फॉर्मूले सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। अब यहां पर एक बात समझिए सारे बच्चों, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा। सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो किसके इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं, लैम्डा के, मतलब किसके इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। माना कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें मोमेंटम दिया हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे, लैम्डा इक्वल टू h/p लगाओगे। वेलोसिटी की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाओगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मैं आज कराऊंगा भी क्वेश्चन, परेशान मत हो, तो आपको लैम्डा इक्वल टू h/√2mk लगाना पड़ेगा। चार्ज और पोटेंशियल की बात करें, जो कि नहीं बात करता है, ये आपके बोर्ड में नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेगा। तो ये सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूले हैं। अब पहली बात, सर ये फॉर्मूला बना कहां से होगा, तो फॉर्मूला कहां से बना होगा इस चीज को भी थोड़ा समझ लीजिए। आप लोगों को पता है कि एनर्जी का एक फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, mc²। इसको आप लोग जानते हो, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम अल्बर्ट आइंस्टीन, इसे हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं, इसे हम रिलेटिविटी वाली इक्वेशन। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो E इक्वल टू mc², ये हमको पता है कि एनर्जी जो होती है वो m और c² के प्रोपोर्शनल होता है। यहीं पे एक प्लैंक कांस्टेंट था, जब आपने वो पढ़ा था ना कि पार्टिकल नेचर EMR के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्या था, प्लैंक की इक्वेशन थी।
मैक्स प्लैंक इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक इक्वेशन। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे आया। दोनों एनर्जी के फॉर्मूले को एक दूसरे के इक्वल रख दिया गया। चलिए रख देते हैं। mc² इक्वल टू क्या निकला, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। एक कैपिटल सी एक सी से कट गया, यहां से लैम्डा बराबर अगर तुम निकालो, लैम्डा उधर भेज दो, तो ये क्या निकलेगा, h/m इंटू सी। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब यहां पर c स्पीड ऑफ लाइट होती थी। c क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, EMR की लाइट होती थी। तो वहां पर एनर्जी हम EMR की लेते थे, वेवलेंथ हम EMR की लेते थे। तो डी ब्रॉगली ने उसी को रिलेट किया, कहा जैसे हम EMR में स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं तो वेवलेंथ EMR की निकलती है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि हम स्पीड ऑफ मैटर वेव ले लेंगे। तो जब स्पीड ऑफ मैटर वेव ले लोगे तो यहां पर उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने C को V के इक्विवेलेंट ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट को मैटर वेव की स्पीड के बराबर ले लिया, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव के इक्वल ले लिया। जैसे उन्होंने C की जगह पर V की वैल्यू रखी, तो वहां पर देखो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आ गया, लैम्डा इक्वल टू h/mv। और ये फॉर्मूला आपको याद करना है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं देखा हूं कि लैम्डा इक्वल टू h/mv डायरेक्ट कोई पूछे, ये बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि आप तैयार नहीं कर सकते हो, आप आराम से तैयार कर सकते हो। ठीक, अब आगे देख प्यारा बेटा, ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा इक्वल टू h/mv निकल के आ गया। इसके बाद ये सर फॉर्मूला कैसे आया था, अच्छा लैम्डा इक्वल टू h/√2mk कैसे आया, के एक ही है, वो काइनेटिक एनर्जी, ई अलग नहीं है, वो के ही लिख दो, √2mk। तो आप इसको बना सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो के इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ऐसे होता है। हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आएगा, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m² v² आ गया। ठीक, तो यहां पर अगर मैं 2 को उस साइड भेजूं तो देखो क्या आया, 2mk इक्वल टू mv पूरे का होल स्क्वायर। यहां से mv बराबर निकालो, तो mv बराबर देखो क्या निकला, √2mk। और किया क्या गया है, mv की जगह पर बस वही रख दिया गया है, √2mk, यही तो रख दिया गया खाली। तो सारे के सारे फॉर्मूले जो हमने यहाँ लिखे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनको डिराइव किया जा सकता है, बट देयर इज नो एनी सो मच रिक्वायरमेंट फॉर देयर डेरिवेशन। जो जरूरत था भी वो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको लिख दिया, जिससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, लेकिन फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कहीं भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करे, दो वर्ड, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव, फिर सुनिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव, जहां भी ये दो वर्ड यूज किया उसने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव, तुरंत फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू h/p, h/mv, h/√2mk, h/√2mqv। ये फॉर्मूला इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो एक बार सारा स्क्रीन पे देख लीजिए कि कैसे क्या है, फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं। ये देखो एक फॉर्मूला दिया गया था डी ब्रॉगली के थ्रू, जो उन्होंने कहा कि हर मैटर के अंदर वेव नेचर होता है, तो उस वेव नेचर की वेवलेंथ निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला जो प्रपोज किया उन्होंने वो आपके सामने है। यही फॉर्मूला याद रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब मैं आगे बढ़ूं तो इसमें थोड़ा देखिएगा, एक और प्रूविंग है mvr इक्वल टू nh/2π। ये भी प्रूफ किया जाता है डी ब्रॉगली के मेथड से ही। मैं इसकी प्रूविंग थोड़ा बता देता हूं। अच्छा, ये चीज मैं दोबारा एक बार जिक्र करूंगा। कब करूंगा जिक्र, मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट लिखा है इसको हम लोग कहते हैं थर्ड पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। ये बोर्स मॉडल का तीसरा पॉइंट है, बोर्स मॉडल का ये तीसरा पॉइंट है। पहली बात इसमें देखो, एक बात समझो, तुम दो चीज जानते हो, एक होता है नॉर्मल वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। कभी फिजिक्स पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन तो पता होगा, नहीं सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो पता चल जाएगा। नॉर्मल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर जब तुम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो mvr को हम क्या कहते हैं, mvr को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर, mv को क्या कहते थे, लीनियर मोमेंटम। तो आप उसके लिए परेशान मत हो कि सर ये तो हमको पढ़ा ही नहीं, हमने तो सीखा ही नहीं। वो फिजिक्स में अभी जब तीसरे चौथे चैप्टर में आओगे ना तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तब तक बस ये पॉइंट याद रखो, mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम, ये मल्टीपल के इक्वल होता है n के मल्टीपल। सर n क्या है, एक इंटीजर, और
वो किसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई। h क्या है आपको बताया गया था, h यहाँ पर आपका क्या था, किसी को याद है? प्लैंक कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल से प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट था 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये था प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये अभी जब बोर्ड्स मॉडल पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका डेरिवेशन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से, कौन से कॉन्सेप्ट से, बोर्ड्स ये जो अभी पढ़ाया हूं डुअल नेचर, उसी के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है। अब कैसे, थोड़ा समझिएगा। हमने कहा कि माना आपने, एक एग्जांपल में बना दे रहा हूं, हमने कहा कि माना ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूं। सर ये डेरिवेशन क्या आता है? हाँ बेटा आता है। ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी तो कह नहीं सकते, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि ये एक डेरिवेशन के अंदर दो डेरिवेशन छुपे हुए हैं। ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाला डेराइव होगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर डेराइव हो जाएगा, और दोनों के दोनों डेरिवेशन पूछ सकता है वो, और आते भी हैं दोनों के दोनों। तो मतलब हम लिखेंगे एक ही तरीके से, जैसे आजकल देखते नहीं लोग वीडियो बनाना पसंद करते हैं, उस वीडियो में प्लेबैक करते हैं वापस, तो कोई उन्होंने मोशन किया उसी को रिवर्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी वो ऐसा ही कुछ, हम डेरिवेशन ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाला डेराइव हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला डेराइव हो जाएगा। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ही में दो डेरिवेशन है, तीन ही स्टेप में हो जाता है। देखिए कैसे, हमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के बाद ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। चलिए ठीक है, आउटर मोस्ट सेल हो गई, जिसकी रेडियस हमने क्या कर लिया, आर मान लिया। अब इस सेल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन तुमने तो अभी सीखा है कि इलेक्ट्रॉन चुपचाप थोड़ी रिवॉल्व करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब वो चुपचाप नहीं चलेगा, वो वेव की फॉर्म में चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा नेचर आ गया है, वेव नेचर आ गया है। तो अब जो लोग बोलते थे ना कि इलेक्ट्रॉन, 10th में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चुपचाप रिवॉल्व करेगा, नहीं नहीं नहीं, अब कहानी बदलने लग गई, अब तुम थोड़ा उससे आगे बढ़ गए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करेगा इन अ फॉर्म ऑफ वेव। मैं थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन वो समझ जाना, वो अपने पाथ पे इस तरीके से कुछ वेव की फॉर्म में रिवॉल्व करेगा। ओके, ऐसा कुछ रिवॉल्यूशन होगा। अब डेरिवेशन शुरुआत कैसे होता है, देखो डेरिवेशन की शुरुआत कैसे होगा। ये अगर रेडियस आर है तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, वो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, ये तो फॉर्मूला पता ही है, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। यहाँ आर उसकी रेडियस हो जाएगी, ऑर्बिट की रेडियस, जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है ना उसको ऑर्बिट बोलते हैं, तो ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी। अब यहां से देखो, यहां से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, यहां तक की वेवलेंथ कितनी होती थी, लैम्डा। फिर यहां से आगे तक की कितनी वेवलेंथ हो जाएगी, अगला वेवलेंथ। फिर कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट वेवलेंथ। फिर कितनी हो जाएगी, अगली वेवलेंथ। ऐसे कई सारी वेवलेंथ होंगी। अब हमें पता थोड़ी कौन कितनी वेवलेंथ होंगी, हम पहले से नहीं बोल सकते कितनी वेवलेंथ होंगी। सर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कौन सा आइटम छोटे साइज का है, कौन से बड़े साइज का है। जो बड़े साइज का होगा उसका सरकमफ्रेंस ज्यादा होगा, तो उसमें वेवलेंथ ज्यादा भी हो सकती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एन लैम्डा है, हम मान के चल रहे हैं कि कितनी वेवलेंथ है ये टोटल एन लैम्डा है, एन कोई इंटीजर होगा। ये एक एजम्पशन माना गया कि भैया पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है, एन लैम्डा के बराबर। तो आपने देखा कि जो 2 पाई आर होगा वो किसके बराबर निकल आएगा, एन लैम्डा के बराबर निकल आएगा। अच्छा फॉर्मूले को थोड़ा सुधार देते हैं। 2 पाई आर लैम्डा इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पढ़ा तुमने, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। अच्छा एम वी को उधर भेजो और उसको नीचे ले आओ, तो जैसे उसको उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। हो गया डिराइव। बस सेंटेंस इतना ही लिखना। सर लिखेंगे कैसे, 2 नंबर में डेरिवेशन आएगा, क्या हमको ज्यादा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हाँ बोला स्मिता। बेटा बोलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो एन लैम्डा बताया वो फिर से बता दीजिए, वहां पे नेट अटक रहा था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। हमने कहा कि ये जो क्रस्ट होते हैं, जैसे ये एक क्रस्ट होता है, एक क्रस्ट ये है,
आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। एक क्रस्ट यहाँ एक क्रस्ट यहाँ, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वेवलेंथ के बराबर। तो ऐसे कितनी वेवलेंथ आएंगी हम कह नहीं सकते, तो हम मान ले रहे हैं कितनी वेवलेंथ आएंगी, एन। एन मतलब इंटीजर, यहाँ पर एन जो है वो एक इंटीजर मान लिया, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी। तो हम एक इंटीजर के तौर पे मान ले रहे हैं कि भैया पता नहीं कितनी होंगी, तो हम इंटीजर मान ले रहे हैं। जो भी एटम का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, एक इंटीजर के वैल्यू के बराबर होंगी। तो सरकमफ्रेंस या तो 4 लैम्डा होगा, या तो 5 लैम्डा होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 लैम्डा होगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो उसलिए आप यहां पर जो पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस है उसको एन लैम्डा के बराबर मान लेना। जैसे एन लैम्डा के बराबर मानोगे तो लैम्डा का फॉर्मूला ही होता है सीधे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, H/mv। अच्छा सर, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला तूने पढ़ा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। अभी उठा के वैल्यू रख दिया यहाँ पे, जैसे वैल्यू रखा तो ये आया। अब mv की वैल्यू उधर रख दिया, पाई आर की वैल्यू नीचे ले आया, जैसे नीचे ले आया तो देखो डेरिवेशन हो गया। तो एक तो डेरिवेशन नीचे वाला पॉइंट हुआ, और यहीं पे जब एग्जाम में कोई ऊपर वाला डेराइव करने को बोले, ऊपर वाला सर क्या बोलेगा, इस चीज को, ऊपर के लिए क्या बोलेगा, इस चीज को बोलेगा। क्या कहेगा कि प्रूव करो कि सरकमफ्रेंस जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। सर थोड़ा समझा नहीं, तो देख लो मैं क्वेश्चन ही समझा दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे आप जिस भी बोर्ड में हो, आपको एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बोलो अस्मिता। सर वो पीछे वाला भी नोट नहीं कर पाए थे। नहीं नहीं, अभी वापस आ रहा हूँ ना, अभी बढ़ा वहां गए नहीं बेटा, परेशान हो। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी का, कि प्रूफ क्या करना है, सो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट मतलब 2πr, वो किसके बराबर होता है, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मतलब एन के मल्टीपल के, किसके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करें, उल्टा। उल्टा कैसे, आप लिखोगे कि थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, mvr इक्वल टू NH/2π, उल्टा ही बोला था हमने। अब यहां पर क्या करोगे कि ये जो 2π है उसको इधर भेज दोगे, mv को नीचे ले आओगे, तो 2πr इक्वल टू देखो क्या जाएगा, NH/mv। H/mv को क्या लिख लोगे, वेवलेंथ, उसको क्या लिख लोगे, वेवलेंथ। तो देखो उल्टा प्रूफ हो गया। हमने क्या कहा, दो तरीके से प्रूफ आता है, मैं वापस आ रहा हूं उस पर, जिसको देखना हो देख लीजिए। ये देखो, अगर प्रूविंग करनी है तो पहला प्रूफ ऊपर से नीचे, मतलब फर्स्ट प्रूफ ये हो गया कि आपको प्रूफ करना होगा कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है H/2π के। ये है क्या चीज सर, वो आगे चल के पढ़ोगे बोर्ड्स मॉडल में, लेकिन बस प्रूफ कैसे किया गया उस पर ध्यान दो। दूसरा प्रूफ ये है कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। तो दो फॉर्मूले हैं, नीचे वाला प्रूफ करने को कहे ऊपर से नीचे आओ, नीचे वाला बोल ऊपर वाला बोले तो नीचे से ऊपर जाओ, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई खास परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा क्या, थोड़ा ध्यान दो। हमने आपको यह सिखाया कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर का मतलब सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हो आप, सराउंडिंग में माना पेन किताब कलम जो कुछ भी देखते हो, वॉट जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, वो सबके सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। और उन मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव को हम नाम देते हैं मैटर वेव। और उस मैटर वेव की वेवलेंथ अगर तुम्हें निकालना है तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया डी ब्रॉगली ने। क्या फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू H/P H/mv H/√2mk। ओके, फॉर्मूला मिल गया सर हमें, अच्छी बात है। डेरिवेशन हमने कुछ सिखाए। हमने एक बात साथ में बोली थी, क्या साथ में एक बात बोली थी कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, मतलब मैटर के अंदर जो वेव होती है ये केवल माइक्रोस्कोपिक में ही ज्यादा देखने को मिलता है। हमने इलेक्ट्रॉन पे लगाया, देखो अप्लाई भी किया, अभी मैक्रो पे नहीं होता है एप्लीकेबल। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूं कि क्यों, एक अंदाजे के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। हम कौन से पॉइंट पे जाने की बात कर रहे हैं, ये वाले, कि केवल माइक्रो पे ही क्यों एप्लीकेबल होता है। आप देख रहे होगे यहां पर ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर, वो छोटे छोटे पार्टिकल से भी बनते हैं और अंदर वो हल्का हल्का वेव नेचर भी रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रूफ करने जा रहा हूं कि माइक्रो पे ही एप्लीकेबल क्यों है। तो मैं प्रूफ करने के लिए काम कर सकता हूं, कोई माइक्रो वाली चीज ले लेता हूं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो, फॉर्मूला तो दे ही रखा है, किसने दिया है, डी ब्रॉगली ने। H/mv फॉर्मूला लगा दिया। H की वैल्यू क्या होती है,
6.6 इंटू 10⁻⁻34। मैं एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालूंगा, काम चला लूंगा अंदाजे से। इलेक्ट्रॉन का मास, चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल रहे हो भाई, ये माइक्रोस्कोपिक तुमने एक पार्टिकल लिया, माइक्रोस्कोपिक का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी वेवलेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ भी मान लो, कुछ भी मानने का मतलब एक अंदाजे से आप मान लो, हम जैसे मान ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने मान लिया, माना 10⁴ मीटर पर सेकेंड, हम दोनों की स्पीड बराबर ही मानेंगे। चलो एक मान लिया हमने, लेट सपोज इतनी मान लो 10⁸ मान लो, चलो 8 मान ले रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइट के बराबर चलो मान लेते हैं दोनों का हमने। अब अगर मान लिया लगभग लगभग इतना, तो आप केवल, मैं पूरी एक्यूरेट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, आप केवल फैक्टर पे काम करो। यहाँ पावर देखो कितनी आ रही है, यहाँ एडिशन करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, जब ऊपर जाके ये प्लस होगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये लगभग लगभग 10⁵ के अप्रॉक्स आ रहा है। थोड़ा ध्यान देना, ये लगभग लगभग इतना आ रहा है, लेट करके हम चल रहे हैं तब। अब चलो एक क्रिकेट बॉल ले लेते हैं, अब एक मैक्रो भी तो लेना था ना, मैक्रो का मतलब कोई बड़ी चीज भी लेनी थी। बड़ी चीज कौन, जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। बोला गया कि मैक्रोस्कोपिक पे वेव नेचर दिखता नहीं है, तो चलो उस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। एक तुमने बॉल ले ली, बॉल का जनरल वेट कितना हो गया, मान लिया 1 kg, बहुत हो गया, कम ही होता है वैसे 1 kg, चलो मान लो, नहीं 1 kg मानना चाहते हो कम मान लो, 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg। चलो हम इसकी स्पीड कितनी मान लें, अरे तुम कितनी तेज स्पीड उसको दोगे, चलो तुम लाइट की स्पीड से दे दिए, इससे ज्यादा और क्या मान लोगे, चलो उसकी स्पीड से हमने लगा दिया। अब तुम इसकी वेवलेंथ निकालो, लैम्डा इक्वल टू h/mv, अब तुम बॉल का निकाल रहे हो, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और यहां पर निकालो तो मास इसका कितना है बॉल का 0.1, वेलोसिटी 10⁸ 7 के आसपास आया ये, तो लगभग लगभग 10⁻17 अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्स। अब दोनों की वैल्यू को देखो, अच्छा इसमें पावर एक तो प्लस आ रही है, एक तो पावर प्लस आ रही है, वेलोसिटी तुम थोड़ी कम भी मानते तब भी पावर उतनी निगेटिव ना आती। यहां पावर देखो मैट इसके साथ, किसके साथ, बॉल वाले केस में कितनी आ रही, -27। -27 का मतलब जब तुम बहुत बाउंड्री कंडीशन ले लिए हो, नहीं तो वेवलेंथ इससे भी कम आएगी। -27 का मतलब बहुत होता है, -3 का मतलब क्यूब रूट 1 अपॉन करके, मतलब वेवलेंथ तुम खुद देख लो दोनों की कंपेयर करके, मैक्रो में इतनी कम वेवलेंथ होती है कि पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि मैटर के अंदर वेवलेंथ है, मैटर के अंदर वेव नेचर है, लेकिन वो वेवलेंथ उसकी इतनी कम है कि वो ना के बराबर है, वो वेव की तरीके से प्रोपगेट ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या मतलब कि मैक्रो के अंदर होता नहीं डुअल नेचर, होता है। कोई ये बोले कि डुअल नेचर होता नहीं, वो गलत बात है। डुअल नेचर सबके अंदर होता है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो, लेकिन मैक्रोस्कोपिक में दिखता नहीं है वो वेवलेंथ। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, इतनी छोटी वेवलेंथ निकल के आती है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। हमने आपको जो पहला टॉपिक आज का था हमारा डुअल बिहेवियर, उसका पूरा नॉलेज और पूरा कॉन्सेप्ट दिया। क्या था डुअल बिहेवियर, पहली बात डुअल बिहेवियर हर मैटर के अंदर डुअल नेचर होगा, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, लेकिन वो वेव नेचर केवल माइक्रोस्कोपिक पे दिखेगा, मैक्रो पे नहीं दिखेगा। डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया, डी ब्रॉगली ने मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड थी उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू देखो h/p, h/mv, h/√2m के, h/√2m3v। p मोमेंटम, v वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी, जैसा जब जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमेरिकल की एक बिल्कुल अलग से क्लास आपकी लगाई जाएगी, तो उसके लिए आप परेशान ही नहीं होना है, ठीक। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं बस ये ध्यान दो। उसी से जुड़े हमने 2 डेरिवेशन भी करा दिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक आया है, इस नए टॉपिक को थोड़ा ध्यान दो, ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। कह रहा है हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, नाम इनका भी बहुत अच्छा खासा था, ठीक है, नाम है इसका हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हैजनबर्ग जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रिंसिपल दिया। क्या प्रिंसिपल दिया जी, समझो।
अनसर्टेनिटी का मतलब जो अप्रोक्सीमेशन होता है, जो एरर होता है, ठीक। इन्होंने एक बात बोली, कहा इट इज इम्पॉसिबल, इन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है। अब इसमें बिना मतलब का डायलॉग बाजी मत कर देना, इम्पॉसिबल का मतलब आई इम्पॉसिबल, ये सब कुछ नहीं होता है। इम्पॉसिबल बोल दिया ना मतलब इम्पॉसिबल। इन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल होता है। क्या इम्पॉसिबल होता है? टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या मैटर साइमल्टेनियसली। मतलब तुम पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी भी कह लो तब भी वही चीज है। वो ये कह रहे हैं तुम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, ये दोनों एक साथ फाइंड करना इम्पॉसिबल है। तुम एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हो, और एक्यूरेटली फाइंड कर लो, ये इम्पॉसिबल है। सेंटेंस सुनो, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो होता है वो आप पता नहीं कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये इम्पॉसिबल होता है कि तुम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पा जाओ, किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या मैटर का एक साथ निकाल लो, ये इम्पॉसिबल होता है। आपको लगेगा ऐसा तो नहीं होता है सर, बहुत सारे एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल सकते हैं। मोमेंटम की जगह मैं वेलोसिटी क्यों ले रहा हूं शब्द बार बार? क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो एक तरीके से वेलोसिटी ही हो गया। मास तो कांस्टेंट चीज होती है, तो वेलोसिटी की बात करो तब भी वो मोमेंटम ही हुआ। आपको सर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, हम देखते हैं कि एरोप्लेन कितनी दूर पे है, किस वेलोसिटी से उड़ रहा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी की बेसिस पे तो कई सारी डिवाइस क्रिएट होती हैं। और भी लोग देखो, जैसे क्रिकेट की जो बॉल होती है वो लोग बता देते हैं कि हाँ बॉल कहाँ पे गिरी, किस वेलोसिटी से जा रही है, सब बता देते हैं सर। तो ये आपका पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हो कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट करना और एक्यूरेट कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि हाइजेनबर्ग ने कहा यही था, बोला उन्होंने यही था, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज को मॉडिफाई किया थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि हाँ इम्पॉसिबल तो है, लेकिन किसके लिए इम्पॉसिबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मैक्रो के लिए नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इम्पॉसिबल है। तुम नहीं पता कर सकते हो किसमें, माइक्रोस्कोपिक में नहीं पता कर सकते हो, ये उन्होंने एक बात कही। मतलब दोनों एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक के लिए ही हो गए, दोनों प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए। मैक्रो में हम पता कर सकते हैं, बड़ी जो चीजें हैं उनमें वेलोसिटी पोजीशन दोनों एक साथ पता कर सकते हैं। मतलब हाइजेनबर्ग जो है मैक्रो के लिए नहीं है, माइक्रो के लिए है। माइक्रो में नहीं पता कर पाओगे। अब मन में आएगा क्यों भाई माइक्रो में क्यों नहीं पता कर पाएंगे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिए, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हमें इसकी पोजीशन पता करनी थी, थोड़ा ध्यान दो सुनो, हमें इसकी पोजीशन पता करनी थी, और ये तुम यहां पर ऑब्जर्वर हो, तुम यहां पर मान के चलो ऑब्जर्वर हो, ठीक है, हमने कहा तुम ऑब्जर्वर हो, ठीक है। अब कैसे पता करते हैं हम किसी की पोजीशन पता कैसे करते हैं? जैसे कोई बंदा वहां खड़ा है, तो जो सोर्स से लाइट आती है, लाइट उस पर टकराती है, तुम्हारी आंखों तक आती है। अब तुम्हारे पास कोई माना ग्लास रखा है, कोई भी ग्लास रखा है, कांच का है, कोई भी ग्लास रखा है, तुम्हें उसकी पोजीशन पता कैसे चल पा रही है? जो भी लाइट रूम में है, बिना लाइट के तो देख ही नहीं पाओगे ना, तो जो भी लाइट उससे टकरा रही है, टकराने के बाद तुम्हारी आंखों पर आ रहा है, उससे तुम पोजीशन पता कर रहे हो। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करना चाहते, हम ऑब्जर्वर यहां रख दे रहे हैं, चलो ऑब्जर्वर यहां कर दे रहे हैं, ठीक। अब अगर हम इसकी पोजीशन पता करना चाह रहे थे, तो जो भी लाइट आ रही होती, या तो फिर हम ऑब्जर्वर, एक मिनट सुनिए, मैं डायग्राम थोड़ा साइड में बना दे रहा हूं जिससे और अच्छे से समझ में आए, ठीक। मैं डायग्राम थोड़ा किनारे कर दे रहा हूं जिससे थोड़ा ऐसे समझ में आ जाए, ठीक। अब समझ में आए, देखिए अब हमने कहा क्या, मैंने आपसे ये कहा कि इसमें चलो हम एक सोर्स ले लेते हैं, मैं इसको ऑब्जर्वर मान ले रहा हूं। क्यों ऑब्जर्वर मान ले रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात करो तो माइक्रोस्कोप से तुम थोड़ा देखोगे, और ऑब्जर्व कैसे करोगे? एक लाइट आएगी, वो लाइट टकराएगी इससे आके, तो ये देखो इंसिडेंट लाइट हो गई, ये इंसिडेंट लाइट हो गई, माना फोटोन उठान है, तो ये फोटोन आया, इससे टकराया, और टकराने के बाद जब ये माइक्रोस्कोप पे जाता, तब तुम उसकी पोजीशन एक्यूरेट पता कर पाते हैं। लेकिन हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि जब इसने एनर्जी, ये जो पार्टिकल आया है, लाइट आई है, जो लाइट एनर्जी के पैकेट से बनता है, तो ये आएगा और अपनी एनर्जी दे देगा इसको,
ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज करने लगेगा, इट चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन बदलने लग जाएगा। मतलब हम कोशिश ये कर रहे थे, हमने लाइट इसलिए डाली थी जिससे वो लाइट से उसकी पोजीशन पता चल जाए, लेकिन उसी लाइट ने उसको थोड़ी एनर्जी दे दी और एनर्जी देके उसकी पोजीशन खराब करने लग गया, तो कहां पता कर पाओगे। मैं इसको और आसान करता हूं, ऐसे समझो जिससे थोड़ा आइडिया लगे। मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं जिससे एक आइडिया लगे। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा रूम है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मान के चलो कि एक रूम है जिसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये रूम हमने बना दिया, ठीक है। हमने कहा कि रूम में माना अभी अंधेरा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर माना हमने अंधेरा है। अच्छा सर अंधेरा है तो क्या, हमने कहा यहाँ पर माना एक बिल्ली जा रही है बेचारी, ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर एक बिल्ली है, ये बिल्ली ऐसे जा रही है, तो बिल्ली के तो हाथ हाथ हो गए, ठीक है, मान चलो ऐसे बिल्ली है, ठीक है। अब ये बिल्ली भाग के जा रही है, अब तुमको लगा कि हाँ यार खड़ खड़ कुछ आवाज आ रही है, कुछ है वो, तो तुम यहाँ थे, यहाँ पर बैठे थे, तो तुम क्या करोगे, उसकी पोजीशन या पता करने के लिए कहाँ है, एक लाइट उसके ऊपर डालोगे, लाइट डालोगे, वो लाइट जब उससे जाएगी और टकरा के वापस आएगी ना, जब वो टकरा के तुम पर वापस आएगी तभी तो पता चलेगा वो कितनी दूर है। लेकिन क्या हो अगर तुमने ऐसे टार्च लगाया, टार्च जलाया और टार्च से लाइट निकले, लाइट उस बिल्ली से टकराए और बिल्ली को और दूर फेंक दे, फिर टार्च लगाया तो बिल्ली को फिर फेंक दे, फिर टार्च की रोशनी डाली तो उस रोशनी ने बिल्ली को और दूर फेंक दिया। मतलब तुम जिस लाइट की हेल्प ले रहे थे कि हम उस लाइट से पता करेंगे कि वो बिल्ली कहां पे है, वो लाइट ही उसको धक्का देके दूर फेंक दे रहा है, तो क्या पोजीशन पता कर पाते, सही से नहीं पता कर पाते। लेकिन मैक्रो में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि तुम लाइट मारो और बिल्ली दूर गिर जाती है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। लेकिन इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ऐसा ही हो रहा होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट पूछते नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे याद रहे कॉन्सेप्ट। क्यों नहीं पता कर सकते हैं, स्कूल में सर क्या आता है, स्कूल में बहुत अच्छे से रट के चले जाओ कि सीधे सीधे ये कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तुम लिख सकते हो कि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाओ क्या होता है, बस डिफिनेशन लिख के चले आओ, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, 1 नंबर का आता है क्वेश्चन। क्या लिख के आओगे, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोमेंटम इन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी हम एक साथ और एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस सोर्स का, जिस लाइट का तुम यूज कर रहे थे पोजीशन निकालने के लिए, वही उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए कहां से निकाल पाओगे। जैसा बिल्ली वाला केस हमने समझाया बिल्कुल वैसा, इसीलिए तुम किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते हो, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया डी ब्रॉगली ने, क्या दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये थोड़ा अच्छे से समझिए, थोड़ा सभी लोग इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लीजिए, जो बता रहा हूं ना ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं होता है इसका न्यूमेरिकल, इवन कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन, और जैसे यहां आता है वैसा कंपटीशन में भी आता है। और अच्छी बात बताऊं तुम लोगों को, कोई भी इसमें घुमा के इधर उधर कुछ भी नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब टू द पॉइंट, डायरेक्ट वैल्यू देंगे, रखो आंसर, बस समझ में आना चाहिए। एक बात समझो, ये जो डेल्टा वर्ड है, अलग अलग बुकों में, अलग अलग न्यूमेरिकल में, अलग अलग जगह डेल्टा को कई तरीके से नाम लिया गया, जैसे इरर, जैसे अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, जो भी होता है, जो वैल्यू फिक्स ना हो, या फिर इसको इरर बोल देते हैं, अनसर्टेनिटी बोल देते हैं, चेंज बोल देते हैं, ठीक, इस नाम से भी आ जाता है। एक्यूरेसी के नाम से इसको दे देते हैं, एक्यूरेसी के नाम से कभी कभी ये जिक्र हो जाता है, प्रिसीजन के नाम से ये वर्ड यूज हो जाता है। ये डेल्टा के लिए शब्द है। एक्स यहां पर क्या है, वो हो गया पोजीशन, ये पोजीशन के लिए शब्द यूज कर लेते हैं, मतलब कोई भी डिस्टेंस जैसा फैक्टर, डिस्टेंस के लिए शब्द यूज कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्टेंस जैसी चीज। पी यहां पर क्या है, पी यहां पर मोमेंटम है, ये तुम्हें पता है। और कभी कभी तुम्हें इस फॉर्मूले को और ओपन करने की जरूरत पड़ जाती है, कैसे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, मास कांस्टेंट होता है तो ये डेल्टा के बाहर चला जाएगा,
डेल्टा के बाहर चला जाएगा तो ये m यहां जाएगा और इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सर यहाँ तो ग्रेटर इक्वल दोनों है, इसको कैसे यूज करेंगे? जब न्यूमेरिकल लगाना होता है तो इक्वल करके यूज करते हैं, ठीक है, कभी भी। ये फॉर्मूला तुम तब यूज करोगे, पहला वाला, जब न्यूमेरिकल में मोमेंटम और डिस्टेंस पोजीशन इन पे बात करें। ये तब जब पोजीशन और वेलोसिटी को लेके बात करें। डेल्टा तो तुम्हें पता ही है। माना बोले, एक एग्जांपल के तौर पे, माना वो बोले एरर इन वेलोसिटी, तो एरर इन वेलोसिटी का मतलब, एरर का मतलब डेल्टा, वेलोसिटी का मतलब ये। बोले वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी का मतलब डेल्टा, पोजीशन का मतलब एक्स। माना वो बोले एक्यूरेसी इन डिस्टेंस, तो एक्यूरेसी का मतलब डेल्टा, डिस्टेंस का मतलब एक्स। माना वो बोले कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज का मतलब डेल्टा, मोमेंटम का मतलब पी। तो न्यूमेरिकल में ये शब्द बोलता है, तो डेल्टा के लिए वो 4 वर्ड यूज करना पसंद करता है, एरर, अनसर्टेनिटी, चेंज या एक्यूरेसी। इन्हीं 4 शब्दों की बेसिस पे ही न्यूमेरिकल बनता है, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये 4 वर्ड याद रखिएगा, उसी पर न्यूमेरिकल बन जाएगा, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब कैसे न्यूमेरिकल बनता है थोड़ा ध्यान दो, समझा रहा हूं न्यूमेरिकल। अस्मिता आप बोल तो रही बेटा, लेकिन वॉइस आपकी आ नहीं रही बच्चा, कुछ प्रॉब्लम है? आप लोगों को आवाज आ रही बेटा? उत्कर्ष आवाज आ रही बेटा? सर हाँ बोलो अस्मिता। सर ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था जिसमें डेल्टा इंटू एम इंटू डेल्टा वी वाला था, हाँ हाँ, ये नीचे ब्रैकेट वाला, सर ये किस लिए था? ये किस कंडीशन पे? ये तब यूज होता है प्यारा बेटा जब न्यूमेरिकल में वेलोसिटी जैसा वर्ड यूज करे। अब हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, तुरंत अंदाजा लगने लगेगा, सब परेशान ना हो। हम तुरंत न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं हर एक का। देखिए पहला क्वेश्चन, उदित बोल दे रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो उदित। देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। वेवलेंथ पूछ रहा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि वो पुराना वाला C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ना ना ना। बॉल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैटर है, तो मतलब मैटर की वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अपने आप क्लियर हो गया। मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, खुद ही आइडिया लग जाएगा। मास कितना दे रखा है, 0.1 kg। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब लैम्डा का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कई थे, H अपॉन P, H अपॉन mv, तो लगाओगे क्या, H अपॉन mv। H की वैल्यू तुम्हें पता रहती है कितनी, 6.6 इंटू 10⁻34। मास आपको पता रहता है कितना, 0.1 kg, kg में रखोगे। वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, रखा, सीधे वेवलेंथ आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, समझ पाना अच्छी चीज है। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन पे देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अच्छा पहले लिख लो, जो भी दिया रखा करे ना पहले लिख लिया करो, भगवान का प्रसाद मान के पहले सब लिख लिया करो जो भी दे। ये इतना कुछ दिया है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल काइनेटिक एनर्जी है। कह रहा है वेवलेंथ निकालो। अब आइडिया लग गया, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का मास, समझ गए कि सबने वो वाला फॉर्मूला लगाना है। पूरा फॉर्मूला क्या था, H अपॉन P, H अपॉन mv, हाँ H अपॉन √2mk। वेरी गुड। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन √2mk। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, k काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, h की वैल्यू तुम्हें पता है, लैम्डा पूछा था, कर लिया क्वेश्चन। आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं न्यूमेरिकल की एक सिंगल अलग से क्लास लूंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हाइजेनबर्ग के कराता हूं मैं, ठीक। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसके यूज करने के बता दिए। ये मैं बुक के क्वेश्चन उठाया हूं जो डायरेक्ट बुक में पूछे जाते हैं, उसके क्वेश्चन है ये सब। अगला देखो, हम तो जानेंगे कैसे कि ये न्यूमेरिकल हाइजेनबर्ग का है। जब भी वो अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी, एरर ऐसे शब्द यूज करे, समझ जाओ वही है। पूछ क्या रहा है पहले ध्यान दो, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। कोई बताना चाहेगा क्या पूछ रहा है वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में? किसी को क्लियर है क्या पूछ रहा है, डेल्टा एक्स या डेल्टा वी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो डेल्टा वी पूछ रहा है। आइडिया लग गया। देखिए मैंने पहले भी बोला था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब तक वो मिक्स ना करे कॉन्सेप्ट। डेल्टा वी पूछ रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया डेल्टा और वेलोसिटी का मतलब वी। अब देखो ये डिस्टेंस दे रखा था, मैंने पहले ही बोला था डिस्टेंस का मतलब एक्स होता है, तो मान के चलो कि जो ये डेल्टा एक्स ही दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इतनी कम वैल्यू है तो डेल्टा एक्स ही दे रखा होगा। अब डेल्टा वी पूछ रहा है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं,
फॉर्मूले दो थे, एक फॉर्मूला था डायरेक्ट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, लेकिन अब फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। क्यों सर ओपन करना पड़ा वो वाला? हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि आपको पता है कि हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया, देखो मैं पीछे बता रहा हूं, आपके सामने फॉर्मूले दो थे, ये देखो एक ये। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल में वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा है। कई बच्चों ने पूछा था सर कैसे जानेंगे, तो वेलोसिटी शब्द यूज करें तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा h/4 और न्यूमेरिकल में हमेशा इक्वल करके सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है, मैं बता चुका हूं कई बार। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 बोल बता चुका हूं, माइक्रो का मतलब 10⁻6। ठीक, ये सब कुछ खास वैल्यू है जो रटनी पड़ेंगी। मास कितना दे रखा है? क्या है मास? मास 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 ओके, यहां पर बेटा इन्होंने शायद मास की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। यहां पर वो मास की वैल्यू भी देंगे पक्का, ठीक, उसके लिए परेशान हो नहीं, मास की जरूरत ही नहीं है। और ऋषभ अभी बात करते हैं बेटा तुमसे, यहां पर मास की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पता रहता ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, न्यूमेरिकल पढ़ के अंदाजा लग गया। डेल्टा वी पूछ रहा है, एच की वैल्यू तुम्हें पता होती है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता होती है, पाई की वैल्यू तो पता है ना कि नहीं पता है? पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कितना? 3.14। हाँ चलो आता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू पता ही है 6.6 इंटू 10⁻34। तो ऐसा भी नहीं कि हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन भी कठिन आता है। अब बस 2 मिनट में एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद आपका ये टॉपिक दोनों कंप्लीट होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे मालूम है कि ये कई बार न्यूमेरिकल में यहां पर पूछा जाता है। देखो कैसे, गोल्फ बॉल है, उसका मास कितना है? 40 kg। मास हम यहां लिख दे रहे हैं कितना? 40 kg। ओके, नहीं सॉरी ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट कर लो तो 0.04 kg। अच्छा, बॉल की स्पीड दे रखी है, डेल्टा भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कैसे नहीं है डेल्टा भी? अंदाजा लग जाएगा अभी। कह रहा है स्पीड की जो एक्यूरेसी है वो 2% है, स्पीड की एक्यूरेसी मतलब डेल्टा वी कितना है? 2%। और किसका? जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी, तो 2% कैसे निकालोगे? 2/100 इंटू 45। इस तरीके से यहां क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा वी। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, डेल्टा एक्स देखो पूछा है, अनसर्टेनिटी का मतलब डेल्टा, पोजीशन का मतलब एक्स, और ये डेल्टा वी दिया है, कितना दिया है? 2%। किसका? वेलोसिटी का। तो आप फॉर्मूला फिर से वही लगा दोगे, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 डेल्टा एक्स पूछा गया है, मास केजी में रखना होता है, तो आपने 0.04 रख दिया। डेल्टा वी अभी तुमने निकाला था वो रख दोगे यहाँ, हाँ बिल्कुल 6.6 इंटू 10⁻34 और 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। सॉल्व कर लिया, डेल्टा एक्स सीधे निकल के आ जाएगा मीटर में। याद रखना, डेल्टा एक्स मीटर में लिया जाता है हमेशा, वी मीटर पर सेकंड में लिया जाता है हमेशा, और मास हमेशा केजी में लिया जाएगा। तो जो मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, दोनों के न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं, और बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के जाते हैं कि वो कर ही नहीं पाते हैं। दोनों टॉपिक में बता चुका हूं, अब मैं डाउट की बारी आपकी आती है, एक बार देख लो पहले सारे टॉपिक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।